एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाउ। आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम CUCT 2021 के क्वेश्चन 11 से डिस्कस करेंगे। मैंने पार्ट 1 में 10 तक डिस्कस कर लिए थे, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्योरिटी ऑफ DNA सैम्पल्स कैन बी चेक बाय मेजरिंग द रेशियो ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ 260 एंड 280 नैनोमीटर फॉर अ प्योर DNA सैंपल। रेशियो क्या होगा अगर आपसे प्योर DNA पूछा है? देखो, जो एब्जॉर्बेंस होता है बच्चा, वो होता है DNA का और प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन और DNA का। इसका DNA का जो प्योर आना चाहिए वो पूछा गया है क्वेश्चन में। और अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ, उसमें होता है WYF यानी टायरोसिन, Y फॉर टायरोसिन, ये आपने पढ़ रखा होगा माइनू में। और ये होता है ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन, और ये होता है फिनाइल एलिनीन। इन दोनों का रेशियो थोड़ा ज़्यादा होगा, F वाले का थोड़ा कम होगा रेशियो। ठीक है, अब रेशियो चेक करेंगे। ये जो DNA का इसका रेशियो आपको दे रखा है, इसका DNA का दे रखा है बच्चा आपको 260 एंड प्रोटीन का आपको दे रखा है 280 नैनोमीटर। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा 260 और 280 का, वो आना चाहिए, जो एक रेशियो है 1.8 आना चाहिए। अगर रेशियो 1.8 आ रहा है, दैट मीन्स कि DNA क्या है बच्चा, DNA प्योर है। और 1.8 से कम आ रहा है तो दैट मीन्स उसमें कंटेमिनेशन। और कंटेमिनेशन कैसा है? उसमें कंटेमिनेशन प्रोटीन का कंटेमिनेशन है। तो इसीलिए इसका जो आएगा, अगर इससे कम आ रहा है तो दैट मीन्स वो प्रोटीन का कंटेमिनेशन है, इतना 2 से कम, ग्रेटर वगैरह। तो आपका जो करेक्ट आना चाहिए वो इसमें ऑप्शन ए है, 1.8 आएगा, यानी DNA प्योर है। अगर DNA में 1.8 से कम आ रहा है ना, तो दैट मीन्स उसमें कंटेमिनेशन है। और कैसा कंटेमिनेशन है? प्रोटीन कंटेमिनेशन है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 12 की प्रोटीन इन्वॉल्व इन कॉम्प्लीमेंटेशन एक्टिवेशन। देखो, आपने सुना होगा मेम्ब्रेन एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मेम्ब्रेन एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इसमें C3 जो होता है वो उसको C5 में कन्वर्ट कर देता है, फिर बाद में C5A C5B में ब्रेक डाउन होता रहता है, लाइज एंजाइम होता है। तो इसमें जो मेन एक्टिविटी रोल प्ले कर रहा है वो C3 एंजाइम कर रहा है ना। आपसे इसमें पूछा है C5 है, C6 है, C8 है, C3 है। मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ, MAC से। वैसे तो टॉपिक जब आप पढ़ोगे कॉम्प्लीमेंटेशन में तो डिटेल में जाएगा, ये सिर्फ इतना बता देती हूँ कि इसमें मेन रोल C3 का होता है। C3 ही C5 में उसको कन्वर्ट करेगा, देन फिर वो C5 जो होगा C5A C5B इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसमें जो मेन रोल होगा, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोटीन इन्वॉल्व इन, तो दैट इज C3। Then come to question number 13. 2-keto 3-deoxy 6-phosphogluconate is an intermediate of pentose phosphate pathway, Antonov-Dodorov pathway, EMP pathway and then Krebs cycle। देखो, जो ये होता है ना 2-keto 3-deoxy, आपने पढ़ा होगा Antonov-Dodorov pathway विच इज़ सिग्निफिकेंटली रिलेटिव टू ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन थोड़ा उसमें एंजाइम्स डिफरेंट होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में तो ये प्रोसेस होता है कि ग्लूकोज से पायरूवेट बन गया और उसमें एंजाइम्स जो होते हैं वो चलते रहते हैं, और कुछ उसी के सिमिलर होता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में। और EMP ही होती है ग्लाइकोलाइसिस। और क्रेब्स साइकिल में तो पूरा वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करता है। तो पूरी आप लोगों को साइकिल आप लोगों ने तो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रखी है। लेकिन जो एंटोनोव-डॉर्डरॉफ पाथवे है ना बच्चा, एंटोनोव-डॉर्डरॉफ में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 बनेगा, फिर 6-फॉस्फोग्लूकोनेट बनेगा। डिहाइड्रेटेज एंजाइम यूज़ कर रहे थे, कौन से एंजाइम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे? 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रेटेज। जब आप डिहाइड्रेटेज यूज़ कर रहे थे तो एक H2O निकल रहा था, और फिर आपका बन रहा था K2-keto 3-deoxy 6-फॉस्फोग्लूकोनेट। फिर ये 2-KDPG, ये 2-KDPG होता है पूरा, एल्डोलेस ग्लूकोज और पायरूवेट में मेटाबोलाइज कर रहा था। तो ये प्रोसेस किस में चल रहा है? एंटोनोव-डॉर्डरॉफ में हो रहा है, एक ग्लाइकोलाइसिस में। लेकिन उसमें रिएक्शन, वो जो एंजाइम्स हैं और जो साइकिल है वो डिफरेंट हो जाती है। वहाँ पे 2-KDPG तो नहीं यूज़ कर रहे हो आप, ना तो आप उसको EMP में यूज़ कर रहे हो, ना आप उसको क्रेब्स साइकिल में यूज़ कर रहे हो, ना आप उसको PP में यूज़ कर रहे हो। तो किस में यूज़ कर रहे हो बच्चा? आप उसको एंटोनोव-डॉर्डरॉफ पाथवे में। इसको शॉर्ट में आप ED पाथवे भी बोलते हो, ED पाथवे। ये पाथवे आप लोगों को पता होना चाहिए, 3rd सेम माइक्रो में जूलॉजी में थे ये। अब है ऑर्गेनली एब्सेंट इन प्लांट सेल वॉल्स।
कौन सा होता है? देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस आप लोगों को पता है क्या होता है कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है और जबकि एनिमल में नहीं होता, हैव नो क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि उसे क्लोरोप्लास्ट की क्या ज़रूरत है, उसे तो ज़रूरत ही नहीं है, वो अपना क्लोरोफिल से थोड़ी पिगमेंट का यूज़ करके वो बनाता है, नहीं। अब देखो वैक्यूल प्लांट्स में भी होता है लेकिन लार्जर होता है, एनिमल में कम होता है लेकिन होता है। लाइजोसोम सबसे ज़्यादा एनिमल सेल में होते हैं बट प्लांट में नहीं होते, लेकिन थोड़े बहुत होते हैं। देन सी क्लोरोप्लास्ट, जो अभी मैंने आपको मेन डिफरेंस बताया, प्लांट्स में होगा, एनिमल में नहीं होगा, थोड़ा बहुत होता है। और सेंट्रियोल, ये तो बिल्कुल ही नहीं होता प्लांट्स में, ये तो थोड़े थोड़े होते भी हैं प्लांट्स में, एब्सेंट इन प्लांट सेल वॉल। क्लोरोप्लास्ट भी होता है, सॉरी एनिमल में नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट होता है एनिमल में नहीं होता, लाइजोसोम एनिमल में होता है लेकिन प्लांट्स में नहीं होता, वैक्यूल प्लांट्स में होता है ज़्यादा लेकिन एनिमल में कम होता है, लेकिन होता है, ये तीनों होते हैं, लेकिन सेंट्रियोल किस में होता है? एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा डी, सेंट्रियोल। अब है इसमें 70S, क्वेश्चन नंबर 15, 70S राइबोसोम इज मेड अप ऑफ। देखो यू नो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होते हैं, तो बेसिक टाइप है कि 70S किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है। और आप लोगों ने एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट, एस फॉर किस लिए होता है? एस होता है बच्चा स्वेडबर्ग कांस्टेंट होता है। तो 50S एंड 30S सब यूनिट, 50 एंड 40 या 60S एंड 30 सब यूनिट या 60 एंड 40, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 50 एंड 30 सब यूनिट्स होती हैं। कितनी होती हैं? 50 एंड 30S सब यूनिट। ट्रांसलेशन में प्रोटीन राइबोसोम का बहुत यूज़ होता है, इसमें EPA साइट्स होती हैं, अब P पे आएगा, फिर A पे आएगा, फिर E पे जाएगा, देन बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो राइबोसोम दोनों में प्रोटीन उसमें हेल्प करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में, आप लोगों ने ट्रांसलेशन में पढ़ा होगा, तो दोनों में होते हैं, कन्फ्यूजन मत रहना, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, बट डिफरेंस याद रखो, प्रोकैरियोट्स में 70S होता है, यूकैरियोट्स में 80S होता है, और सब यूनिट होगी 50S एंड 30S, सब यूनिट 70S। यदि क्वेश्चन होता 80S राइबोसोम इज मेड अप ऑफ, तो क्वेश्चन डी होता है इसका ऑप्शन, 60 एंड 40S सब यूनिट। देन क्वेश्चन नंबर 16, एंजाइम इन्वॉल्व इन RNA इंटरफेरेंस, कौन सा होता है? डाइसर या कोहेशन? डाइसर होता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको मैं भी बस इतना बता रही हूँ, उसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डाइसर। द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट यूक्रोमेटिन। देखो एक होता है यूक्रोमेटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। जो यूक्रोमेटिन होता है बच्चा, यूक्रोमेटिन, और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन, तो ये तो ट्रू होता है, यानी यू मीन्स फॉर ट्रू, क्रोमेटिन ट्रू होता है, और हेट्रो मतलब डिफरेंट क्रोमेटिन्स होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये लाइट होते हैं, लाइट इन नेचर, एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, और ये क्या होते हैं? डेंसली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा? ये डेंसली पैक्ड होते हैं और इनएक्टिव होते हैं, इसी वजह से इनएक्टिव होते हैं। कैसे? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? दे आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू। देखो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, ये भी बात ठीक है इन लोगों की। दे आर लेस कंडेंस, यदि मैं आपको बताया लाइट, तो लाइट होते हैं, यस, यानी लाइट कंडेंस। अगर हेट्रो होते हैं डेंसली पैक्ड, तो ये भी ठीक है इसका। बार बॉडीज एन एग्जाम्पल ऑफ यूक्रोमेटिन। देखो जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है उसमें होते हैं फैकल्टेटिव होता है, एक तो हेट्रो का, इसके हेट्रो के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इसका फैकल्टेटिव और एक होता है इसका परमानेंट। फैकल्टेटिव में एग्जाम्पल आता है बार बॉडी। पहले वो जो ये बार बॉडी है ये इसमें आता था यूक्रोमेटिन में, बाद में ये आ गया बार बॉडी में। तो अब ये स्टेटमेंट तो गलत है ना, कि अब वो यूक्रोमेटिन का नहीं है, तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। उन्होंने पूछा कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये भी बात सही है कि वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, लाइट है, लेस कंडेंस होता है, रीज़न ये भी बात ठीक है, यार लेस कंडेंस। बार बॉडी किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोक्रोमेटिन का है, बस उसके टाइप्स में आता है, पहले वो यू में आता था, अब वो ट्रांसफ़र हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? हेट्रो में, तो ये इसका गलत हो गया, डी ऑल ऑफ द अबव नहीं, तो सी है। अब है ग्लूकोज सेंसर यूटिलाइज डैश एज बायोरिसेप्टर्स। ग्लूकोज सेंसर्स कौन से हो गए? एनालाइटिक, एक हो गया ट्रांसड्यूसर, एक हो गया बायोरिसेप्टर। एनालाइटिक में क्या होगा? ग्लूकोज होगा। ट्रांसड्यूसर में जो इलेक्ट्रिक जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल, जब रिएक्शन होगी इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या करेंगे? जनरेट करेगा। बायोरिसेप्टर में रिएक्शन देगा, मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी आपकी।
तो ग्लूकोज सेंसर्स कौन से हो सकते हैं? ऑक्साइड भी हो सकते हैं, डिहाइड्रोजिनेज भी हो सकते हैं। डिहाइड्रोजिनेज में बच्चा FAD NADH ये दोनों हो सकते हैं, तो इसका ग्लूकोज काइनेज नहीं होता, ये गलत है। डी पूछा है बोथ A एंड B, यस A B यानी ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, डिहाइड्रोजिनेज भी हो सकता है, तो डी बोथ A एंड B इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन फिर मैं आती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर मास्टर रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। देखो जो मास्टर रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं उसमें कुछ जीन्स होते हैं, वो कुछ क्या करते हैं, एनकोड करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, और फिर वो उसके बाद क्या करते हैं, कुछ जीन्स को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, किसको रेगुलेट करते हैं वो बच्चा, कुछ जीन्स को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और ये स्पेसिफिक बिगनिंग में ही फॉर्म होते हैं, फॉर्म सेट बिगनिंग शुरू में ही बन जाते हैं। और इसका एग्जांपल हो गया जैसे नैनोंग जी, और एक होता है ऑक्ट4, तो ये इसके एग्जांपल हैं। बेसिकली क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करता है हमारी सेल्फेट, इट यूज टू डिटरमाइन सेल्फेट, किसके लिए, सेल्फेट। अब इन्होंने पूछा कि कौन सा ट्रू नहीं है, इट एक्सप्रेस इन बिगनिंग, यस ये बिगनिंग में एक्सप्रेस होता है, ये भी ठीक है। डिटरमाइन द सेल्फेट, यस सेल्फेट। डिटरमाइन द स्पेसिफिक, जब ये स्पेसिफिक होगा यानी इसका कुछ ना कुछ तो काम होगा। जब ये सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चलती है साइकिल अपना, तो उसमें ही तो वो अपने स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स से तो जीन्स को एनकोड करके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स देता है, कुछ जीन्स को रेगुलेट कर रहा है, तो स्पेसिफिक नेचर का होगा, अनस्पेसिफिकली तो वो वर्क नहीं करेगा, तो ये भी सही है। अब ये लास्ट वाला कहता है कि ये अपने आप को तब एक्सप्रेस करता है जब सेल टाइप स्पेसिफिकेशन का एंड हो, नहीं ऐसा नहीं होता, वो बिगनिंग में ही एक्सप्रेस कर लेता है। ए वाला सही था, डी करेक्ट नहीं है, डी फॉल्स है, तो डी इसका फॉल्स हो गया। फिर है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप मेनली डिपेंड्स अपॉन। देखो जो रिजॉल्विंग पावर है, सपोज करो ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो पॉइंट है, अब मैं इनको जितना दूर दूर करके जो मुझे दिखा सकता है कि एक ऑब्जेक्ट एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, जितना जो जो दूर दूर करके मुझे माइक्रोस्कोप दिखा देगा वो उसकी रिजॉल्विंग पावर होती है। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होगा 1/RP इक्वल्स टू 0.61 लैम्बडा अपॉन n साइन अल्फ़ा। जबकि ये लैम्बडा क्या होता है बच्चे, यहाँ पर लैम्बडा होगा आपका वेवलेंथ, और n साइन n होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और अल्फ़ा होता है यहाँ पर आपका एंगुलर अपर्चर। तो ये पूरा एक क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर है। तो उन्होंने पूछा न्यूमेरिकल अपर्चर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्टिव लेंस या डी ऑक्यूलर लेंस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए न्यूमेरिकल अपर्चर। थैंक यू, प्लीज़ वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर माई यूट्यूब वीडियोज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।